By now, you must have heard what the pollsters are saying. Most, actually all, are giving Maharashtra to the BJP-led Mahayuti alliance. And now, I should say most, see the NDA crossing the halfway mark in Jharkhand, except Pradeep Gupta of Access My India, who believes JMM, Congress and RJD combined, or the India alliance, will sweep. Yes, sweep Jharkhand. Mr. Gupta believes the India alliance will not just get the necessary numbers to form the government, but has also put the alliance much north of the halfway mark in the Jharkhand Assembly. He's with us. Let's ask him why. Mr. Gupta, thank you for joining us. And before anything, let that be the first question. Why your numbers in case of Jharkhand are so different from other exit polls? So, 2-3 things, Abhishek. Thank you for having me here. अब सवाल आता है कि ये जो नंबर हम दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं. सो मेथोडोलॉजी की 1 मिनट के लिए बात कर लूँ कि अबाउट 12,078 लोगों से बात की है हमने. जो हमारी मेथोडोलॉजी सिस्टम है कि वो हर एक विधानसभा में जाते हैं, कंस्टिट्यूएंसी में हम फेस टू फेस बात करते हैं विद रिप्रेजेंटेटिव डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी. एंड वी हैव conducted these interviews in 540 cities and villages of Jharkhand, and we have traveled across about 16,000 kilometers during that time. Now, what had worked in favor of JMM, which is likely to win, or in your terminology, sweep the election, उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करूं और बताऊं. जैसे कि और भी राज्यों में इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके चलते 1,000 रुपये लोगों के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में पहुंच रहा है अगस्त से अभी 2024. एक वो बड़ी वजह है. और उसके कारण वुमेन का, महिलाओं का जो है पुरुषों के मुकाबले वोट बीजेपी को 4% इंडिया अलायंस या जेएमएम प्लस को ज्यादा मिलता दिख रहा है. So women factor is one factor. Now second factor is that Adivasi Asmita. What does it mean in the context of this election? आप यदि 5 साल पहले देखें जो बीजेपी की सरकार थी, उसमें नान आदिवासी जो रघुवर दास जी हैं वो सीएम थे, और उसके बाद ये पिछले 5 साल तक जेएमएम की सरकार रही और ज्यादा समय तक हेमंत सोरेन रहे और बीच में चंपई सोरेन थोड़े समय के लिए बने. और उसके पहले हमेशा से ज्यादा करके आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, चाहे बीजेपी की बात करें अर्जुन मुंडा जी और बाबूलाल मरांडी. तो कहने का मतलब ये है कि आदिवासी अस्मिता, और हेमंत सोरेन जी के फादर भी, शिबू सोरेन भी चीफ मिनिस्टर थे. तो आदिवासी अस्मिता का एक बहुत बड़ा सवाल था. और झारखंड की बात करें और आदिवासी की बात ना करें, जो कि 26% डिसाइसिव निर्णायक भूमिका में आदिवासी समुदाय आता है, और करीब 15% जो है वो मुस्लिम है. तो ये जो ग्रुप है वो 41% यहीं पर ही बन जाता है नंबर 2. उसके बाद जो अरेस्ट भी हुई, एक आदिवासी की अरेस्ट, जब आप किसी को पसंद करते और चाहते हैं तो उसके खिलाफ जो भी चीज़ जाती है तो वो उनको अच्छी नहीं लगती, आदिवासियों को खासकर. तो एक उसका भी असर उसमें थोड़ा बहुत इजाफा हुआ और नजर आया. अब बीजेपी प्लस या एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर अभी एक नई पार्टी का इमर्जेंस हुआ है जिसका नाम है JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, लेड बाय टाइगर जयराम महतो, जो कि बड़ी संख्या में 8% हमारे इसमें वोट शेयर उनको मिलता दिख रहा है. और इस 8% का 90% जो है ओबीसी और महतो समाज से मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि बीजेपी का एक बड़ा पाई था, जो कि ज्यादा करके जो दूसरे एजेएसयू के महतो हैं उनके साथ होता था. बट इस बार उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, जो कि उनको भी 8%, जब उन्होंने पिछले चुनाव में अलग वोट लड़ा था तो बीजेपी की हार का एक कारण तभी भी यही भी था कि इन्होंने वोट को स्प्लिट किया था. अब इनकी जगह ले लिए जयराम रमेश ने, जो कि 4% वोट उन्होंने लोकसभा में भी लिया. 4% बहुत बड़ा नंबर है लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में, प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में. तो इसकी बड़ी वजह दूसरी जो है ये भी थी. और जैसे मैंने बताया कि सामाजिक ताना बुना इस तरह से है कि 41% तो केवल आदिवासी और मुसलमान हो गए, 12% के करीब दलित हैं, जो हमारे सर्वे में करीब करीब आधे आधे दोनों पार्टी को मिलते हुए दिख रहे हैं. तो 53% यदि इधर से हट जाता है तो बाकी का जो 47% रखा ओबीसी और जनरल क्लास का, यादव भी उसमें 5% है, जो भी करीब करीब आधे आधे मिलते दिख रहे हैं. जहां भी आरजेडी लड़ रही है
वहां पर आरजेडी के फेवर में ज्यादा जाते हैं, जहां पे आरजेडी नहीं है वहां पर बीजेपी प्लस या एनडीए को वोट मिलता हुआ दिख रहा है। तो इसकी वजह जो है प्रमुख, ये मैंने गिनाने की कोशिश की, जिसके चलते जेएमएम प्लस आराम से जीतती हुई नजर आ रही है। अच्छा, जब आप इलेक्शन की बात करते हैं तो आप अक्सर कहते हैं कि आप इलेक्शन को एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। आपके सर्वे में जो एक बात और उभर के आई है वो ये है कि हेमंत सोरेन को ज्यादा से ज्यादा लोग राज्य में चीफ मिनिस्टर बनते फिर से देखना चाहते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर वजह? आपने एक वजह गिनाई कि अरेस्ट, आपने ये वजह भी गिनाई कि वहां पर जो मैया योजना जो चीफ मिनिस्टर ने चलाई थी, और जाहिर सी बात है जो एक हद तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की भी सरकार की कोशिश है, बट इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? सबसे बड़ी वजह है, देखिए महिलाओं की बात करें, 50% यूनिट जिसको वो छूता है, 50% से भी ज्यादा करीब करीब हर घर को छू लेता है, यानी घर में और भी मेल मेंबर भी होते हैं। तो ये उसकी सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह है आदिवासी मुख्यमंत्री का सामने होना। तो आदिवासी समुदाय का एक एन मास वोट जो है उनको मिल रहा है, और मुस्लिम समुदाय भी 15% है। तो ये जो 41% है अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। बिजली जैसे आपने बताया माफ करी, बहुत सारे छोटे छोटे विषय भी हैं, बट उनका असर जो है वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं होता है, जैसे कि लैंड एक्ट का विषय है और बहुत सारे विषय। हर आदमी को हर लैंड से लेना देना नहीं होता है, बट फर्क तो थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा होता है। तो ये सारी बातें थी जिसके चलते वहां पर प्रो इनकम्बेंसी देखी गई है इन फेवर ऑफ हेमंत सोरेन सरकार। और एक और दिलचस्प बात है जो नंबर्स में देख रहा था, आपके आंकड़े जो देख रहा था, उसमें जब युवाओं के वोट की बात होती है तो आप जरा दर्शकों को बताइए कि जहां तक युवा पीढ़ी की बात है उसने किसके लिए वोट किया? युवाओं को हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं, दो तरह के युवा होते हैं। एक होते हैं 18 to 25 ईयर ऑफ एज, जो कि काइंड ऑफ जॉब सीकर होते हैं। 20 साल 22 साल की उम्र के बाद ग्रेजुएशन होते हैं और उसके बाद वो प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं। तो उसको हम 18 से 25 की श्रेणी में कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 46 और एनडीए को 33% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, जो कि गैप की बात करें तो सबसे बड़ा गैप है दो अलायंस के बीच में, 33 वर्सेस 46, काफी बड़ा 13 पॉइंट्स का फर्क है। उसके बाद है 26 से 35 जो एक जॉब करना चालू कर चुके हैं, तो 34 और 48% का यहाँ फर्क है, यहाँ भी बहुत बड़ा गैप है। उसके अलावा आप 36 से 50 उम्र, और जिसको आप यूथ तो नहीं कह सकते हैं, वहां पे देखते जाएंगे तो गैप थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। जैसे 36 से 50 बड़ा संख्या होती है, 30% इस श्रेणी से आते हैं, तो 10% का ही फर्क रह जाता है। जो पहले 13 और 14 था, अब 10 रह गया। और 51 से 60 में आप देखेंगे तो फर्क केवल 7% का रह जाता है। तो उस हिसाब से युवाओं ने ये कह सकते हैं दूसरे एज ग्रुप के मुकाबले इंडिया अलायंस को ज्यादा पसंद। तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए और ये कहा जाए कि एनडीए के अगेंस्ट जो बात गई, सबसे बड़ी चीज उसमें से ये थी कि जैसे आप बता रहे थे कि एक आदिवासी चेहरा है हेमंत सोरेन, तो बीजेपी जैसा कि करती है हमेशा, कोई चेहरा पहले से ही चीफ मिनिस्टर का लोगों के सामने लेके नहीं जाती है। तो एक चीज वो, और दूसरी चीज ये जो अलग अलग स्कीम थी सोरेन सरकार की जो उनके पक्ष में गई, इसका नुकसान बीजेपी को और एनडीए को उठाना पड़ा। और तीसरी चीज जयराम महतो का आना, टाइगर जयराम महतो की पार्टी का आना, जिसने बीजेपी के वोट को स्प्लिट कर दिया। तो आप वोट शेयर के लिहाज से यदि देखेंगे तो 45% इंडिया अलायंस को मिलता दिख रहा है, 37% बीजेपी को और 8% महतो को। यदि ये महतो नहीं होते तो दोनों का 45-45 होता। उस परिस्थिति में बीजेपी के चांस ज्यादा होते, क्योंकि ये भी सही है कि जो जेएमएम प्लस या एनडीए अलायंस का वोट शेयर है वो एक अमुक समाज और अमुक क्षेत्र, जिसको आप संथाल परगना कहते हैं, वहां से आता है। तो उस मामले में बीजेपी ज्यादा स्कोर कर जाती, क्योंकि वहां की सीटें लिमिट है, बजाय इसके जैसे 28 सीटें रिजर्व सीटें, 28 को छोड़ के जो 81 में बची वो रिजर्व नहीं है, यानी वहां उतनी संख्या में आदिवासी नहीं है। तो वहां पे बीजेपी स्कोर कर सकती थी। बट अगेन ये जो बंटवारा हुआ वोट का जयराम महतो का, उससे बहुत बड़ा डेंट पड़ा। तो जेकेएलएम और जयराम महतो की वजह से बीजेपी को भारी नुकसान, कम से कम आपके सर्वे के हिसाब से, झारखंड में उठाना पड़ रहा है। अच्छा, आप अपने सर्वे में एक चीज और पूछते हैं, सिर्फ ये नहीं पूछते हैं कि आपने वोट किसको दिया, आप ये भी पूछते हैं कि क्यों दिया। ये जो वजह आप गिना रहे हैं उनमें ये वजह भी थी क्या? बिल्कुल। तो इंडिया अलायंस को जो वोट मिला है, यदि
इंडिया अलायंस को जो 100% मान लिया जाए मिला है जितना भी, उसका 24%, बहुत बड़ा नंबर है। लोगों ने कहा मुख्यमंत्री मैया सम्मान की वजह से कर रहे हैं, यानी क्वार्टर 24, उसका नेक्स्ट बेस मैं देख पा रहा हूँ वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अच्छा काम 13%, यानी वो भी उसी दिशा में जा रहा है वर्तमान राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, तो आप वही कह लीजिए कि 24 वो और 12 तो कम से कम ये 36% एक साइजेबल जो है उनके फेवर में दिखता है। जहां तक बीजेपी की बात है, एनडीए की बात है, सबसे बड़ा नंबर मैं देख पा रहा हूँ केंद्र सरकार द्वारा अच्छा काम हुआ 18%, और उसका नेक्स्ट बेस से कोई योजना केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला तो इसको भी क्लब करके देख लीजिए 30%, और नरेंद्र मोदी के कारण 10%। ये बहुत बड़ा नंबर, यानी केंद्र सरकार के भी सर्वा नरेंद्र मोदी है और उन्हीं को क्रेडिट और श्रेय जाता है, और स्ट्रेट में नरेंद्र मोदी की वजह से भी 10 परसेंटेज पॉइंट बड़ा नंबर। जी हाँ, दिलचस्प है वो देखना, वो नंबर दिलचस्प है। अच्छा, इससे पहले महाराष्ट्र की बात करना शुरू करें, एक बात और जाते जाते ये क्वेश्चन भी, जहां तक झारखंड की बात है ये मैं पूछ लेता हूं आपसे, कि जहां तक एग्जिट पोल्स की बात है, खास तौर पे हरियाणा के बाद, लोकसभा के इलेक्शन के बाद भी, बट खास तौर पे हरियाणा के बाद, मतलब ये जो थोड़ा बहुत विश्वास का जहां तक प्रश्न उठता है, वहां पर एग्जिट पोल की जो साख है उस पर एक प्रहार तो हुआ ही है। तो जहां तक वो बात है, और फिर आपके एग्जिट पोल के जो नंबर बाकी एग्जिट पोल से कम झारखंड के केस में बहुत अलग हैं, तो इन दो चीजों को जोड़कर अगर आप कुछ कहना चाहें तो वो आप अभी कह दीजिए, और उसके बाद हम फिर महाराष्ट्र की बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। हरियाणा, जब भी हम किसी भी क्षेत्र में प्रोफेशनल लाइफ में फेल या असफल होते हैं तो सवालिया निशान तो लगते हैं। आप देखते हैं स्पोर्ट्स में भी, हमारी क्रिकेट टीम हो या हॉकी टीम हो, जो भी वो अच्छा करती है तो सब वाई करते हैं, और खराब प्रदर्शन होता है तो सब सवाल तो पूछते हैं, निशान तो लगाते हैं, गालियां भी देते हैं। तो ये पार्ट एंड पार्सल है। उसी तरह से हमारा भी, कि हमारा जो प्रोफेशन है मार्केट रिसर्च का, वो मल्टीपल फैक्टर, यानी जनता के हाथ में है कि हमको उनसे जाके बात करनी है और फिर करना है। एक होता है प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो उनके हाथ में, वकील। दूसरे होते हैं बिजनेसेस होते हैं, तो उसमें बिजनेसेस में जो लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट या सर्विस को बना रहे हैं, उसके ऊपर लब्बो लबाज रहता है। बट हमारा ये है कि हमारे लोग तो हैं, उसके अलावा जो आम जनता जो है जिनसे हमने बात करनी है, तो इसके लिए 0.1% से भी कम हमारा वोट सैंपल साइज होता है, उसके आधार पे ये गणना करने की कोशिश करते हैं। तो गलतियां होना स्वाभाविक है और हो सकती है, और उसी से हम हर बार सीखते हैं। लेकिन यूनिवर्स इतना बड़ा है इसका कि हर बार एक नई गलती हो सकती है और उससे नई सीख ली जा सकती है। तो हम उसको स्पोर्ट्स की तरह से लेते हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हैं और इस वजह से गड़बड़ हो सकती है, और दूसरा एक शंका और दूर कर दीजिए कि जहां तक वोटिंग परसेंटेज की बात है, चाहे आप वो हरियाणा की बात कीजिए, चाहे लोकसभा इलेक्शन की बात कीजिए, बहुत हद तक बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने जो वोटिंग परसेंटेज था उसके आसपास तक तो पहुंच गए थे, वो गणना में तो सही थे। गड़बड़ हुई जहां पर सीट की बात होना शुरू हुई। तो आप भी इसको इस नजर से देखते हैं, आपको भी ऐसा लगता है? सीट का जहां तक सवाल है, इसमें हमारी जो मेथोडोलॉजी है दूसरे एजेंसी से थोड़ी सी अलग है, कि हम हर एक सीट पे चले जाते हैं, तो हमारे पास वोट शेयर टू सीट शेयर कन्वर्सन का वो प्रॉब्लम नहीं होता है। और जहां तक आपने एक और इसके पहले सवाल पूछा था कि बाकी पोलस्टर एक दिशा में कह रहे हैं, हम एक दिशा में कह रहे हैं, तो किसका विश्वास किया जाए, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, अगेन जैसे आप प्रोडक्ट और सर्विसेज का बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो हमारा जो एक्सिस माइंड इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने 77 इलेक्शन कॉल किए हैं अभी तक 11 सालों में, जिसमें कि 71 में हम सफल हुए, स्पॉट ऑन रहे, और करीब 6 इलेक्शंस में हम असफल रहे। तो अब ये आप सबको डिसाइड करना है कि इस चीज को, जो अब आंकड़े हम दे रहे हैं, उसको कितना विश्वास करें या ना करें। हाँ, 90% से ऊपर वाले को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल ही जाता है। लेकिन अब बढ़ते हैं जरा महाराष्ट्र की तरफ, गुप्ता जी, और थोड़ी बहुत बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र की जहां तक बात है, वहां पर आपका आकलन और बाकी एग्जिट पोल्स का जो आकलन है, कम से कम जहां तक सरकार कौन बनाएगा इसकी बात है, वहां पर मोर और लेस एक ही है। तो थोड़ा बहुत हमें महाराष्ट्र के बारे में मोटे मोटे तौर पर एक जो बिग पिक्चर जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में बताइए। तो यहाँ पर भी प्रो इनकम्बेंसी राज्य सरकार, और उसका भी सबसे बड़ा कारण लाडली बहन योजना है। और इसके अलावा जो बात चली कि यहाँ भी चीफ मिनिस्टर की पर्सनालिटी है, वो एक कॉमन मैन, प्रो पुअर इमेज, उससे रेजोनेट कर पाते हैं जनता से। 2 बात। तीसरी बात जो है कि दलित एंड आदिवासी महाराष्ट्र के अंदर
लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में एन मास में महाविकास आघाड़ी की तरफ गया, जबकि दोनों का वोट शेयर 44 और 43 रिस्पेक्टिवली था, लेकिन सीटों में आघाड़ी को लोकसभा की 31 सीटें मिली और 17 सीटें मिली एनडीए को, तो काफी बड़ा फर्क है उस हिसाब से। तो हमारे सर्वे में ये देखा गया कि 11 परसेंटेज पॉइंट्स दलित के और 15 परसेंटेज पॉइंट्स आदिवासी के वापस एमवीए से निकल के यूटी में आए। और मराठा का जहां तक सवाल है, वो भी जो है, जो अब असेंबली इलेक्शन होते हैं तो कैंडिडेट्स बहुत सारे आ जाते हैं, लोकल पर्सनालिटी आती है, लोकल विषय आते हैं, तो मराठाओं का वोट एमवीए का कम होके अदर्स में 5 पॉइंट्स गया है और 2 पॉइंट गया है यूटी के तरफ से। तो ये 7% का फॉल अमंग द मराठा भी हुआ है महाविकास आघाड़ी के। तो ये जो फर्क है, और यहाँ भी 4% महिलाएं ज्यादा वोट दे रही हैं पुरुषों के मुकाबले एनडीए को। तो ये 4-5 बातें जो है वो बड़ी बातें हैं, जिसके चलते इतनी बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है एनडीए की। अच्छा, और महाराष्ट्र बहुत दिलचस्प भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2019 में जो दोस्त थे वो इस इलेक्शन में आधे बट के दुश्मन हो गए, जो दुश्मन थे वो दोस्त हो गए। हम जाहिर सी बात है राजनीतिक बैर और राजनीतिक दोस्ती की बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं, लेकिन शिंदे जी का जो फैक्शन है जब वो भाजपा के साथ जुड़ गया, उसका फायदा भाजपा का हुआ। लेकिन एक चीज और भी है, और वो ये है कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें कई सारे बड़े शहर हैं, पुणे है, नागपुर है, मुंबई तो है ही है। तो जब अर्बन वोटर की बात आती है तो ये जो वोटिंग परसेंटेज है इसका भी खेल थोड़ा सा बड़ा होता है। तो थोड़ा सा मैं बताइए कि महाराष्ट्र इस सेंस में बाकी राज्यों से अलग कैसे है, और आपके लिए कितना मुश्किल है इस बात का आकलन करना कि महाराष्ट्र में क्या होगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि ये काफी जो बड़े सारे शहर हैं जिनमें अच्छे खासे संख्या में लोग रहते हैं, तो उसका क्या असर पड़ता है जो फाइनल आकलन होता है उसमें। देखिए, महाराष्ट्र जैसे आपने बिल्कुल कहा, उस लिहाज से 45% वाई 55% रूरल 45, जो कि अर्बनाइज स्टेट की श्रेणी में आता है। और उसमें भी जनसंख्या की बात करें तो अब तो बहुत बढ़ चुकी है, तो करीब 50% हो गई है। नेचुरली जब मेट्रो भी बॉम्बे जैसा कॉस्मोपॉलिटन सिटी होती है तो वोटर परसेंटेज बहुत अधिक महत्व रखता है। तो यहाँ पे जो बीजेपी का भी एक और भी कारण यह है कि जीत में, वो हमारे सर्वे में नहीं आता है बट हम उसको देख पाते हैं, मतदान वोटर टर्नआउट के बढ़ने को देके 5% बहुत बड़ा नंबर है, जो बढ़ गया 66 हो गया। 66 इज द नेशनल एवरेज। तो 66 महाराष्ट्र में वोटिंग होना, उसका 4-5 विषय होते हैं। एक है वेदर कंडीशन, 2 होती है वेकेशंस, तीसरा होता है फेस्टिवल्स। तो इस समय पर ये 3 की 3 चीजें जो हैं वो कंट्रोल में है, इन द सेंस लोकसभा के कंपैरिजन में देखें। अभी दिवाली हो गई है, छठ हो गई है, न्यू ईयर अभी आना बाकी है, नवंबर में मौसम सुहावना है और किसी भी तरह के फेस्टिवल नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने सुनिश्चित किया कि बुधवार को चुनाव रखे जाए बीच में, ताकि कोई वीकेंड की कहानी ना हो। शहरी में बहुत ज्यादा होती है, वर्किंग क्लास में। तो प्लस ईसीआई ने बॉम्बे जैसी जगहों पे बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज है वहां पर भी बूथ लगा दिए। तो जिन सोसाइटीज के इर्द गिर्द बूथ लगे थे उनमें पेपर की न्यूज है कि 95% तक वोटर टर्नआउट था उन सोसाइटी का। 95 बहुत बड़ा नंबर है, मैं नहीं मानता, बट मैं कह रहा हूँ 85 भी होगा तो वो भी बहुत बड़ा नंबर है उन सोसाइटीज का। तो इस लिहाज से वोटर टर्नआउट सब्सटैंशियल बढ़ा है और इसका पूरा श्रेय बीजेपी के कार्यकर्ता, कैडर, आरएसएस को जाता है। हम आसानी से देख पा रहे हैं। पिछले, मैंने खुद में मैं भी बॉम्बे में ही वोट करता हूँ, तो लोकसभा चुनाव में जी उनका मोबाइल तो अलाउड नहीं है अंदर लेके जाना, तो अब क्या करें, कहाँ रखे, कोई जुगाड़ तुगाड़ भी नहीं है, ड्राइवर भी नहीं है गाड़ी में, अब कहाँ रखने जाओगे आप, और चोरी का भी डर है। तो इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सभी बूथ के सामने लॉकर्स ही रख दिए, तो वहां पर भी मोबाइल रख के वोट किए। तो इसका भी बड़ा फायदा जो हमको नजर आ रहा है, जो कम संख्या में वोट करते हैं वो जनरल क्लास, अपर यानी फाइनेंशियल बात कर रहा हूं मैं, तो वो भी बड़ी संख्या में इजाफे के हकदार हैं। लोअर स्टेटा तो हमेशा से वोट करता है, तो और वो जो वैसे भी बीजेपी अपना वोट बैंक बताती आई है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और दिलचस्प बात हुई, यहाँ पे जो अलायंस हुए हैं ये जोड़ तोड़ के बाद, एनसीपी का 2 फाड़ हुआ, फिर उसके बाद शिवसेना का भी हुआ, बट उसके बाद जो बीजेपी का अलायंस बना, महायुति बना,
उसमें जहां पे हम देखते हैं कि शिंदे साहब शायद मुंबई जैसी जगह पे जो अर्बन वोटर है वहां पे शायद थोड़े से वीक रहे होंगे, लेकिन वहां पर बीजेपी का वोटर उनको सपोर्ट करता है। जैसा कि आप कह रहे थे, वो जो रूरल इमेज थी उसका फायदा बीजेपी को मिला रूरल एरियाज में। तो थोड़ा सा जरा इसके बारे में भी हमें बताइए। देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है, यदि 35 डिस्ट्रिक्ट है तो 35 में छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े पॉलिटिकल पर्सनालिटी लीडर है, बहुत बड़े। यानी यहाँ पे इंडिपेंडेंट आज के जमाने में 25 तक स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंस जीत के आए पिछले चुनाव। 25 बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। और रीजनल छत्रा पे, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर, हर जगह पे एक वो है। तो यहाँ पे रूरल अर्बन एज सच बोल के उसको वो नहीं किया जा सकता क्लासिफाइड। जैसे बॉम्बे की बात करें, बॉम्बे के आप ग्रेटर बॉम्बे की बात करेंगे जिसको, तो उसमें तो उद्धव सेना का अच्छा खासा वर्चस्व जबरदस्त है, क्योंकि वो वहां पर उनका हेडक्वार्टर है और उनका घर है, सब कुछ है। जैसे ही आउटस्कर्ट पे चले गए, यदि दिल्ली की बात कर ले तो आप नोएडा चले गए या गाजियाबाद चले गए दिल्ली से उठ के, तो वहां पर ही थाने में, पूरे के पूरे थाने और कोंकण कल्याण रीजन में और कोंकण रीजन में एक नाथ शिंदे, थाने खुद एक नाथ शिंदे रहते, तो उनका वर्चस्व। तो इस हिसाब से महाराष्ट्र को रूरल अर्बन छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हर एक बड़े नेता का वर्चस्व, बड़े नेता की बात वो कर रहा हूँ मैं, वो जो जीतते हैं, उसमें कहीं कोई शक या सवाल नहीं होता। लातूर जाएंगे तो विलास राव देशमुख जी, उनके दोनों बेटे लड़ रहे हैं। आप कोंकण में जाएंगे तो नारायण राणे के दोनों बेटे लड़ रहे हैं। नागपुर में जाएंगे तो नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस खुद है, और विदर्भ में देख रहे हैं तो आप नाना पटोले खुद है। आनंद आपके अशोक चौहान साहब है आपके नांदेड़ में। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको गिनाते जाऊंगा, उसका अंत ही नहीं होगा। कम से कम 50 इतने बड़े कद के नेता बता सकता हूँ। हाँ, आप बात कर रहे थे, अभी मेरे दिमाग में चल रहा था। आप प्रदीप जी बोलेंगे कि मराठवाड़ा और फिर पवार की बात होगी कि और फिर शरद पवार, बट ठीक है, वहां पे नहीं जाते। अच्छा, जैसे मैं झारखंड के बारे में बात की, तो झारखंड में हम बात कर रहे थे कौन से वो बड़े मुद्दे थे जिनकी वजह से वोटर ने प्रो इनकम्बेंसी वोट दिया हेमंत सोरेन को, इंडिया अलायंस को। अब अगर वो मुद्दे अगर आप हमें बताना चाहें कि महाराष्ट्र में, चाहे वो अर्बन और रूरल के डिवाइड से आप बताना चाहें, चाहे आप रीजन वाइज बताना चाहें, जैसे भी बताना चाहें, आपको क्या लगता है वो क्या 3-4 बड़े मुद्दे थे जिसकी वजह से जिस तरह का वोट जिसे कहना चाहिए फेवर में पड़ा महायुति के, वो पड़ा? जहां तक रीजन की बात है तो कम से कम हमारे सर्वे में 6 के 6 रीजन में महायुति स्कोर कर रही है, करीब 1/3 2/3 के अंतर से। सिर्फ वेस्टर्न महाराष्ट्र शरद पवार जी का है, वो 60-40 के अंतर से स्कोर कर रही है। तो रीजनल में तो ऐसा कोई अलग से रीजन बताने जैसा नहीं है कि जहां पे युति आगे नहीं है। दूसरी बात है, 3 डेमोग्राफी की, एक वुमेन 4%, दूसरा एसटी, तीसरा एससी। एससी अभी भी 40% अगाड़ी को दे रहा है और 34% इनको दे रहा है, युति को। बट फर्क इसका कंपैरिजन देखेंगे तो ये आंकड़ा 34 से घट के करीब 14% पे पहुंच गया था, और अगाड़ी को ये जो 40 मिल रहा है वो 60 के करीब पहुंच गया था। तो विदर्भ जैसे जगह पे जहां पे कि 17 से 20% दलित हैं, 20% का स्विंग जो होता है किसी भी पार्टी के फेवर में और अदरवाइज, वो 20% 4 पॉइंट का असर करता है, वो 4.8 पॉइंट का असर करता है। जैसे कि कैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यदि 20% कोई जाती है और 20% का 20% किसी के फेवर में एक स्विंग हो गया, प्लस हो गया, तो उसका मतलब 4 पॉइंट्स हो गए। 4 पॉइंट्स एक से निकल के जब दूसरे में जाते हैं तो नेट जो अंतर पैदा होता है वो 8 का। तो ये इधर से 4 कम हुए और उधर 4 ऐड हो गए, तो 8 का फर्क है। तो उस हिसाब से दलित, आदिवासी, कुछ हद तक मराठा, वुमेन, इन सब लोगों का बहुत बड़ा असर रहा। और जमीन के ऊपर बीजेपी खासकर, एनडीए खासकर, आपके फडणवीस जी के नेतृत्व में काफी काम हुआ विदर्भ पे, जहां आदिवासियों को वोट बूथ तक लाना बड़ी बात होती है, इतना आसान काम नहीं होता। शहरों में, बॉम्बे में लाना बड़ी बात है। जब तक काडर जमीन पे काम नहीं करेगा, मतदाता उतनी बड़ी संख्या में नहीं आएगा, आएगा तो सही, उतनी बड़ी संख्या में। तो ये सारे विशेष पॉइंट्स जो है इसमें। वो जो कार्यकर्ता के बीच की उदासीनता की बात की जा रही थी लोकसभा के इलेक्शन के टाइम में, इस बार आप बोल रहे हैं उसका उल्टा हुआ। क्योंकि हंगर इतनी थी ना, इतनी बड़ी हार हो गई लोकसभा में, महाराष्ट्र में खासकर।
तो महाराष्ट्र को खोना बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी किसी भी शहर जो बोलते हैं ना, पावर हाउस जो बोलते हैं, उनमें केवल बॉम्बे ही बचा है। चाहे आप हैदराबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, 5 के 5 जगह पे नहीं है बीजेपी की सरकार स्टेट में। सिर्फ एक महाराष्ट्र है, वो भी बॉम्बे है, तो इसको नहीं कर सकते। दिलचस्प बात। और एक और बात मजे की है, बीजेपी जो बोलती है हमेशा कि हम वो 50% वोट टारगेट करते हैं, 50% वोट टारगेट करते हैं, दोनों दिखाई दे रहा है। झारखंड में 50% के आसपास जिसे कहना चाहिए इंडिया अलायंस को मिल रहा है, और 50% के आसपास बीजेपी को मिल रहा है। तो जिसको भी 50% के आसपास मिल रहा है वो सरकार बनाने, हाँ, कुछ बचता नहीं। तो यहां पर सक्सेसफुल और वहां पर नॉट सो सक्सेसफुल, एटलीस्ट आपके एग्जिट पोल के हिसाब से। तो अभी हम उसी के बारे में बात करते हैं। बट दैट सेड, थैंक यू सो मच प्रदीप जी हमें ज्वाइन करने के लिए। और जाने से पहले बस एक सवाल मैं आपसे पूछ के छोड़ देता हूं, उसके बाद कंक्लूड कर देंगे। और वो ये, जाते जाते आप वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जहां तक एग्जिट पोल की बात है, और रिजल्ट अब बस कुछ घंटे ही रह गए, उनमें आ जाएगा। तो वोटर से आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे देखें, क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्जिट पोल्स को देखने की? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हर एग्जिट पोल का जो उद्देश्य होता है, उसको ऐसे सबसे पहला उद्देश्य है कि अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि किसकी सरकार बनेगी। दूसरा होता है जिसकी भी सरकार बनेगी उसमें कितने नंबर आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स। तीसरा होता है जिसकी भी सीट बने कितना वोट शेयर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो आपको काउंटिंग डे के दिन नहीं मिलेगा, काउंटिंग डे में ये तीनों सवाल तो मिल जाएंगे, किसने किसको वोट किया, लेकिन क्यों वोट किया, कैसे कोई जीत और हार हुई, वो केवल एग्जिट पोल में मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। तो आपको उस नजरिए से देखना चाहिए। एग्जिट पोल यदि सही हो जाते 0.1% से भी कम सैंपल साइज के, तो फिर 100% का इतना इलेक्शन कमीशन को करने की जरूरत नहीं थी। तो ये कोशिश की जाती है अनुमान लगाने की। 1-2% के हियर एंड देयर होने से सीटों में काफी बड़ा फर्क पड़ जाता है, खासकर छोटे स्टेट में। जैसे कि 90 है, 45 आंकड़ा है, तो 5 से 10 सीट यहाँ से निकलेंगी तो वहां जुड़ेंगी, तो 10 सीट का फर्क पड़ जाता है। तो आपको एग्जिट पोल उस लिहाज से ही देखा जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जिसने भी यहाँ पे वोट दिया वो क्यों दिया, वो क्या वजह रही, और आगे आने वाली सरकार के लिए क्या सबक है, उसको जनता कैसे देख रही, जनता चाहती क्या है, उनकी जरूरतें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज क्या है, जो वो उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार से वो उम्मीद उसको एड्रेस करने के लिए, और इसी के लिए उन्होंने उसको वोट किया। थैंक यू। कीवर्ड देयर, अनुमान। थैंक यू प्रदीप जी, आपने वक्त निकाला, धन्यवाद। थैंक यू।